राजपाल जी की पत्नी को कैंसर हो गया तो बहू ने सास ससुर को ऊपर टीन वाले कमरे में भेज दिया और बोली कि बीमारी मेरे बच्चों के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। वह सारा दिन छत पर पड़े रहते और दवा के लिए उनके पास पैसे तक न होते तो राजपाल जी बाहर जाते और कबाड़ चुप कर उसे बेचते और उन पैसों से खाना ले आते जो दोनों पति पत्नी खा लेते। मोहल्ले वाले बातें करने लगे कि बेटा विदेश में रहता है और पिता कचरा चुगता है। बहू ने ससुर को बहुत मारा कि हमारी इज्जत का कचरा कर रहे हो। जब यह बात बेटे को पता चली वो तुरंत घर लौटा तो सामने का दृश्य देखकर उसकी आत्मा कांप गई, क्योंकि माँ माँ और बाबूजी आप ऊपर वाले कमरे में चले जाएं। आप लोगों के कारण हमारी नींद भी खराब होती है और आपके इस बीमारी का असर बच्चों पर भी पड़ सकता है। बहू की आवाज में ऐसी कठोरता थी कि जैसे शब्द नहीं पत्थर बरस रहे हो। उसके चेहरे पर ना दया थी ना कोई आदर। वो दरवाजे के पास खड़ी हाथ बांधे दोनों बूटों को ऐसे देख रही थी जैसे वह घर के सदस्य नहीं बल्कि कोई बोझ हो। कमरे में उदासी फैली हुई थी। जहां राजपाल जी की पत्नी उषा देवी चारपाई पर लेटी थी, उनके चेहरे पर पीड़ा के गहरे साए थे। सांस सांस लेते हुए उनके होठ कांपते थे और आंखों में दर्द की नमी थी। राजपाल जी ने एक पल के लिए बहू की ओर देखा। उनकी आंखों में हैरानी और बेबसी थी जिसे वह समझ ही ना पा रहे थे हो कि यह सब उनके अपने घर में हो रहा है। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बहू यहाँ हमें सुविधा रहती है, ऊपर तो बहुत गर्मी है और तुम्हारी सास की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, वो वहाँ कैसे रहेगी। बहुत हंसी, जैसे उस पर उनकी बात का कोई महत्व ही ना हो। उसने लापरवाही से कंधे उचकाए और कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे अपने बच्चों का ख्याल रखना है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। आप लोग ऊपर चले जाए, यही ठीक है। राजपाल जी की पत्नी ने कमजोर आवाज में कुछ कहना चाहा मगर शब्द गले में ही अटक गई। उन्होंने अपने पति की ओर देखा जैसे उनसे ही सहारा मांग रही हो। उनकी आंखों में खामोश विनती थी कि शायद वह इस अत्याचार को रोक ले, मगर राजपाल जी के पास शब्द नहीं थे। उनके हाथ कांप रहे थे और दिल किसी अनजाने डर से भरा हुआ था। बहू ने और इंतजार करना ठीक ना समझा। उसने नौकर को आवाज दी और कहा, इनका सामान ऊपर ले जाओ और अभी के अभी। और हाँ, जल्दी करो, मुझे यह सब खत्म करना है। उसके स्वर में आदेश था और आंखों में निर्दयता थी। नौकर कुछ हिचकिचाया मगर बहू के कठोर व्यवहार को देखकर खामोशी से चारपाई के पास आया और सामान उठाने लगा। राजपाल जी एक और खड़े यह सब देख रहे थे। उनके दिल में जैसे कुछ टूट रहा था। वह चाहते थे कि कुछ कहे मगर जुबान जैसे साथ छोड़ गई थी। उषा देवी को उठाने के लिए जब नौकर आगे बढ़ा तो उन्होंने फौरन हाथ बढ़ाकर अपनी पत्नी को सहारा दिया और बड़ी सावधानी से उन्हें बिठाया। अपनी पत्नी की हल्की कराह सुनकर उनका दिल कांप उठा। सीढ़ियों की ओर बढ़ते हुए हर कदम जैसे उनके लिए परीक्षा बन गया था। ऊपर जाने वाली तंग सीढ़ियां उनकी पत्नी के लिए किसी सजा से कम न थी। हर कदम पर वह दर्द से रहा और राजपाल जी उन्हें थामे खुद भी लड़खड़ाते हुए ऊपर चढ़ते जाते। नीचे बहू खड़ी लापरवाही से यह दृश्य देख रही थी जैसे उसे इससे कोई फर्क ही ना पड़ता हो। ऊपर का कमरा छोटा सा था। छत टीन की थी जिसके नीचे गर्मी ने जैसे बसेरा कर रखा था। हवा का आना जाना ना कर के बराबर था। कमरे में घुसते ही घुटन महसूस होती थी। राजपाल जी ने इधर उधर नजर दौड़ाई और एक गहरी सांस ली, मगर वह सांस भी बोझिल हो गई। उषा देवी को चारपाई पर लेटाते हुए उन्होंने अपने आंसू रोकने की कोशिश की। नीचे से बहू की आवाज आई कि दरवाजा बंद करना कर देना और हाँ, नीचे मत आना। बार बार ऊपर नीचे करना मुझे पसंद नहीं है। उसकी आवाज में ऐसा अजनबीपन था जैसे वह किसी पराये से बात कर रही हो। राजपाल जी ने खामोशी से दरवाजा बंद कर दिया और अपनी पत्नी के पास आकर बैठ गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ उसकी पत्नी की हल्की सी हिचकियां और सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। बाहर सूरज की तपत
टीन की छत को तपा रही थी, जिसकी गर्मी अंदर तक उतरकर उनके शरीर को जला रही थी। उन्होंने धीरे से अपने पति का हाथ थामा। वह हाथ ठंडा और कमजोर था, जैसे जिंदगी की रोशनी धीरे धीरे खत्म हो रही हो। उन्होंने धीरे से कहा, धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। मगर खुद उनके दिल में कोई उम्मीद नहीं थी। नीचे से बच्चों के हंसने की आवाजें आ रही थी। जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी, मगर इस छोटे से कमरे में समय जैसे रुक गया था। यहाँ सिर्फ दर्द था, बेबसी थी, और एक ऐसा सन्नाटा था जो दिल को चीरता था। कुछ देर बाद राजपाल जी खिड़की के पास जाकर खड़े हो गई। वहां से उन्हें आसमान की का एक छोटा सा टुकड़ा नजर आ रहा था। उन्होंने उस ओर देखा जिससे वहां से कोई मदद आएगी, मगर आसमान भी आज खामोश था। उषा देवी ने धीमी आवाज में उन्हें पुकारा। वह फौरन उसके पास आए। उन्होंने मुश्किल से कहा, हमें यहाँ क्यों भेज दिया? राजपाल जी ने उनके सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, कुछ दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा। मगर उनकी आंखों की नमी उनके झूठ की गवाही दे रही थी। वह जानते थे कि यह सिर्फ कमरा नहीं, बल्कि एक तरह की जेल है, जहां उन्हें और उनकी बीमार पत्नी को दुनिया से अलग कर दिया गया है, जहां ना कोई पूछने वाला है, ना सुनने वाला, और जहां से नीचे की दुनिया तक उनकी आवाज शायद कभी ना पहुंचे। ऊपर वाले कमरे में आने के बाद जैसे सब कुछ बदल गया था। नीचे की दुनिया में जिंदगी पहले की तरह चलती रही, मगर एक छत के कमरे में समय जैसे रुक गया था। बहू जिसका नाम सीखा था, उसने एक बार भी उनकी खबर ना ली। ना उसने कभी खाना ऊपर भेजा, ना ही बच्चों को पास आने दिया। जैसे उसने तय कर लिया हो कि यह दोनों अब उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहे। शुरू के दिन, कुछ दिन राजपाल जी को उम्मीद थी कि शायद यह नाराजगी थोड़े समय की है, शायद बहू का दिल पिघल जाएगा। मगर दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में कोई दरवाजा खटखटाने ना आया। कभी कभार नीचे से बर्तनों की आवाज या बच्चों की हंसी सुनाई देती तो उनके दिल में चुभन होती। उनकी पत्नी उषा देवी की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। वह पहले ही कमजोर थी, मगर अब बीमारी ने उन्हें बिल्कुल तोड़ कर रख दिया था। एक घटना ने राजपाल जी को हमेशा के लिए बदल दिया। दोपहर का समय था, सूरज टीन की छत को आग बना रहा था। राजपाल जी थोड़ी हवा लेने के लिए छत की मुंडेर के पास जाकर खड़े हो गए। नीचे गली में बच्चे खेल रहे थे, उन्हीं में उनका छोटा पोता भी था, जो मुश्किल से 4.5 साल का होगा। उसकी नजरें अचानक ऊपर उठी और उसने राजपाल जी को देख लिया। दादाजी, वह खुशी से चिल्लाया और हाथ हिलाने लगा। राजपाल जी के होठों पर एक हल्की मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने भी हल्के से हाथ हिलाया। पोता फौरन घर के अंदर भागा और अपनी माँ से जिद करने लगा कि वह दादा दादी के पास जाएगा। उसे यह भी नहीं पता था कि वह ऊपर रहते हैं। वह तो समझता था कि शायद वह कहीं गए हुए हैं। शिखा ने पहले तो उसे बहलाने की कोशिश की, मगर जब वह ना माना तो उसका चेहरा कठोर हो गया। उसने गुस्से में आकर बच्चे को जोर से डांटा और फिर उसकी पिटाई शुरू कर दी। बच्चे की चीखें पूरे घर में गूंजने लगी। यह दृश्य ऊपर खड़े राजपाल जी ने अपनी आंखों से देखा। उनके हाथ कांपने लगे और दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। वह एक कदम भी आगे ना बढ़ सके। उस दिन के बाद उन्होंने मुंडेर के पास जाना भी छोड़ दिया। उन्हें लगा कि उनकी एक झलक भी उनके पोते के लिए मुसीबत बन सकती है। उन्होंने खुद को इस छोटे से कमरे तक सीमित कर लिया। अब ना वह बाहर झांकते और ना ही किसी आवाज पर चौंकते, जैसे उन्होंने खुद को ही कैद कर लिया हो। समय बीतता गया, खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। कई कई दिन ऐसे गुजर जाते और उन्हें पेट भर कर खाना भी ना मिलता। आखिरकार राजपाल जी ने हिम्मत की और बाहर निकलना शुरू किया। वह सुबह जल्दी गलियों में निकल जाते और कचरा चुगकर उसे बेचते। जो थोड़े पैसे मिलते उनसे वह 2 समय की रोटी ले आते। कभी सूखी रोटी होती, कभी साधारण सब्जी। वही अपनी पत्नी के साथ बांट कर खाते। उषा देवी की बीमारी अब बहुत बढ़ चुकी थी। डॉक्टर की दवा तो दूर की बात थी, अब तो उन्हें
सही खाना भी नसीब न था। उनका शरीर दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा था। वह अक्सर दर्द से कराहती और राजपाल जी बेबसी से उन्हें देखते रहते। उनके पास ना पैसे थे और ना कोई सहारा। राजपाल जी का बेटा विशाल कई सालों से विदेश में था। शुरू शुरू में वह नियमित रूप से पैसे भेजता और फोन पर माता पिता का हाल पूछता। उसने जाते समय शिखा को खास तौर पर कहा था कि मेरे माता पिता का ख्याल रखना। कुछ समय तक सब कुछ ठीक था। बहू भी सेवा करती थी, लेकिन उषा देवी उस समय तक ठीक थी और घर के काम में हाथ बटाती थी। मगर फिर अचानक जैसे जिंदगी ने पलटा खाया, उषा देवी की तबीयत बिगड़ने लगी। पहले तो मामूली बीमारी समझी गई, मगर धीरे धीरे वह कैंसर के रूप में सामने आई। इसके बाद वह काम के लायक ना रही। बिस्तर ने उन्हें जकड़ लिया। यही वह समय था जब वह बहू का व्यवहार बदलने लगा। अब घर में दो छोटे बच्चे भी थे। शिखा को लगने लगा कि सारी जिम्मेदारी उस पर आ गई है। उसके दिल में यह विचार आने लगा कि उसके पति की कमाई पर सिर्फ उसका और उसके बच्चों का अधिकार है। बूढ़े माता पिता उसके लिए बोझ बन गए। उसने धीरे धीरे उनसे दूरी बना ली और फिर एक दिन उन्हें ऊपर भेजकर अपना पल्ला झाड़ लिया। विशाल अक्सर फोन पर अपनी माँ से बात करने को कहता, मगर हर बार बहू कोई ना कोई बहाना बना देती। कभी कहती कि माँ जी को शांति चाहिए, इसलिए माँ जी के पास ज्यादा फोन ना किया करें, और कभी खुद ही छोटी मोटी दवाइयों उसे वीडियो कॉल पर दिखा देती और माँ जी की बड़ी बीमारी के बारे में उसे बिल्कुल नहीं बताया था। अभी तो दूर दूर तक विशाल के आने की संभावना भी नहीं थी, इसलिए उसने आराम से राजपाल जी और उषा देवी को ऊपर भेज दिया था ताकि पूरे घर पर राज कर सके। उसे कोई टोकने वाला ना हो। वह जानती थी कि उषा देवी का कैंसर आखिरी स्टेज पर है। उन्हें कुछ ही दिनों में भूख और गर्मी को सहन न कर पाने के कारण मर जाना है। उनके पास तो दवाइयों तक के पैसे नहीं थे। वह कैसे अपनी बीमारी से लड़ सकती थी। विशाल को भी सच का अंदाजा नहीं हो सका कि उसके पीछे घर में क्या हो रहा है। इधर राजपाल जी और उषा देवी का हर दिन एक नई परीक्षा बन चुका था। भूख, बीमारी, अकेलापन और बेबसी, यह सब मिलकर उनकी जिंदगी को नरक बना चुके थे। वह फिर भी जी रहे थे, शायद इस उम्मीद पर कि कभी तो कोई दरवाजा खटखटाएगा, कभी तो कोई उन्हें याद करेगा। मगर समय बीतता रहा और उम्मीद धीरे धीरे दम तोड़ती गई। समय गुजरता गया और वह गया कठिन जीवन जैसे राजपाल जी की किस्मत बन गया था। सुबह का अंधेरा अभी पूरी तरह खत्म ना होता कि वह खामोशी से घर से निकल जाते। हाथ में एक पुराना थैला होता और आंखों में थकान। गलियों और कचरे को ढेरों में वह प्लास्टिक की बोतलें और कबाड़ चुगते। कभी कोई पुराना लोहा मिल जाता तो दिल में खुशी होती कि आज शायद 2 समय की रोटी आसानी से आ जाएगी। लोग गुजरते हुए उन्हें देखते, कुछ दुख जताते, कुछ अजीब नजरों से देखकर सिर हिला देते। मोहल्ले में अब बातें होने लगी थी। एक दिन दो औरतें आपस में फुसफुसाते रही थी। एक ने कहा, इनका बेटा विदेश में है और पिता को देखो कचरा चुग रहा है। दूसरी ने अफसोस से सिर हिलाया और कहा, कैसा बेटा है जो अपने माता पिता को इस हाल में छोड़ गया। इन बातों की चर्चा धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में फैल गई। हर गुजरने वाला यही कहता कि यह कैसी संतान है जिसे माता पिता की चिंता ही नहीं। यही बातें एक दिन शिखा के कानों तक भी पहुंच गई। वह दरवाजे के पास खड़ी थी जब उसने दो औरतों को यही कहते सुना। उसके चेहरे का रंग बदल गया, आंखों में गुस्सा भड़क उठा। उसे लगा जैसे यह सब उसकी इज्जत पर हमला कर रहे हैं। उसके अंदर की नफरत और अहंकार एक साथ जाग उठे। उसी दिन शाम को जब राजपाल जी कचरा बेचकर कुछ रोटियां और थोड़ा सा साग लेकर घर लौटे तो बहू दरवाजे पर ही खड़ी उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वह अंदर आए उसने बिना कुछ कहे उनके हाथ से थैला छीनकर जमीन पर फेंक दिया। रोटियां मिट्टी में गिर गई। राजपाल जी घबरा कर पीछे हटे, मगर इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते
बहू ने उन्हें जोर से धक्का दिया। तुम हमारी इज्जत की अर्थी निकाल रहे हो, वह चीख रही थी। तुम लोग तुम हमें लोगों के सामने शर्मिंदा कर रहे हो। लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं तुम्हारे बारे में। वह गुस्से में अंधी हो चुकी थी। उसने राजपाल जी को मारना शुरू कर दिया, कभी हाथ से, कभी जो चीज सामने आती उससे। राजपाल जी बेबस खड़े, सब सहते रहे। ना उन्होंने जवाब दिया, ना उठा हाथ उठाया। उनकी आंखों में सिर्फ आंसू थे और दिल टूटा हुआ। चीखा चिल्लाती रही, उसकी आवाज इतनी थी कि आसपास के घरों तक जा रही थी। कुछ लोग छतों पर आकर देखने लगे, किसी ने चुपके से मोबाइल निकाला और वीडियो बनाना शुरू कर दिया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक बहू अपने ससुर के साथ ऐसा व्यवहार कर सकती है। वह सब चुपचाप यह दृश्य देखते रहे। वही वीडियो कुछ ही घंटों में विशाल तक पहुंच गई, जो विदेश में था। जब उसने अपने पिता को इस हालत में देखा तो उसके हाथ कांपने लगे, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे लगा जैसे उसकी सांस रुक जाएगी। उसने तुरंत वापसी का फैसला किया। 3 दिन तक वह भाग दौड़ करता रहा, टिकट के लिए कोशिश करता रहा। आखिरकार चौथे दिन उसे फ्लाइट मिल गई। उसने एक पल भी बर्बाद किए बिना टिकट बुक करवाई और भारत के लिए रवाना हो गया। यहाँ के दौरान उसका यात्रा के दौरान उसका दिल बेचैन था। हर पल उसे लग रहा था कि वह देर कर रहा है। उसके दिमाग में अपनी माँ का चेहरा घूम रहा था, पिता की बेबसी आंखों के सामने थी। वो खुद को कोस रहा था कि क्यों उसने सब कुछ अपनी पत्नी के भरोसे छोड़ दिया। क्यों उसने कभी सच जानने की कोशिश नहीं की। जब वह घर पहुंचा तो दरवाजे के बाहर सन्नाटा था। अंदर गया तो आंगन में लोगों की भीड़ थी। उसके कदम एकदम रुक गए। दिल जोर से धड़कने लगा। उसने आगे बढ़कर देखा तो उसकी माँ उषा देवी की अर्थी तैयार थी, सफेद चादर में लिपटी। वह हमेशा के लिए शांत हो चुकी थी। यह देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वो वहीं जमीन पर बैठ गया, आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी माँ के चेहरे से कपड़ा हटाया और फूट फूट कर रोने लगा। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं देर से आया। वह बार बार यही कहता रहा, मगर अब सुनने वाला कोई ना था। अर्थी उठी तो विशाल ने खुद आगे बढ़कर कंधा दिया। हर कदम पर उसका दिल टूट रहा था। शमशान तक का रास्ता उसे सदियों का सफर लग रहा था। अंतिम संस्कार के बाद वह काफी देर वहीं बैठा रहा, जैसे उसकी दुनिया खत्म हो गई हो। घर वापस आया तो राजपाल जी एक कोने में बैठे थे। उनकी हालत देखकर दिल और टूट गया। वह बिल्कुल बिखर चुके थे, चेहरा पीला था, आंखें खाली थी। विशाल ने आगे बढ़कर उन्हें सहारा दिया और अपने गले लगा लिया। दोनों पिता पुत्र देर तक रोते रहे। उसी समय शिखा सामने आई। उसके चेहरे पर घबराहट थी, मगर आंखों में अब भी वही अहंकार था। विशाल ने उसे देखा तो उसका गुस्सा फट पड़ा। वह तेजी से उसके पास गया और एक बात के बाद एक, दो, तीन थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिए। शिखा लड़खड़ा गई। निकल जा मेरे घर से, विशाल की आवाज गूंज उठी। तुमने मेरे माता पिता के साथ जो किया है उसकी कोई माफी नहीं है। जाओ और सारी जिंदगी अकेले गुजारो। अपने बच्चों के लिए तरसो जैसे मेरे माता पिता तरसते रहे। शिखा कुछ कहना चाहती थी, मगर सब शब्द साथ ना दे सके। उसका अहंकार टूट चुका था, आंखों में डर और पछतावा था, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने विशाल से बहुत माफी मांगी, मगर विशाल ने मुंह मोड़ लिया और बच्चों को अपने साथ ले लगा लिया। वह खाली हाथ वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी और घर से निकल गई। घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। विशाल ने अपने पिता का हाथ पकड़ा और उन्हें अंदर ले गया। अब वह जान चुका था कि माता पिता की कदर का क्या होती है, मगर यह एहसास बहुत देर से आया था। समय ने अपना फैसला सुना दिया था। सच यही है कि इंसान जो बोता है वही काटता है। शिखा को भी अपने किए का फल इसी दुनिया में मिल गया था, और राजपाल जी के दिल में रह जाने वाला दुख शायद कभी खत्म ना हो सके। घर के अंदर वह पल एक अजीब सी खामोशी ले आया था। विशाल अभी भी अपने पिता के पास बैठा हुआ था, जो दीवार से टिके
किसी खाली शरीर की तरह लग रही थी। उनके हाथ ठंडे थे और आंखें लगातार एक ही जगह पर जमी हुई थी, जैसे वह अब किसी चीज को देखने या समझने की ताकत ही नहीं रखते थे। विशाल बार बार उनके हाथ को दबाता रहा, मगर राजपाल जी बिना किसी जवाब के सिर्फ सांस ले रहे थे। घर के कोने कोने में जैसे माँ की मौजूदगी की आखिरी खुशबू भी खत्म हो रही थी। आंगन में पड़ी चारपाई अब खाली थी और वह जगह जहाँ कभी जिंदगी हुआ करती थी अब सूनी हो चुकी थी। विशाल को हर चीज अजनबी लग रही थी, जैसे वह अपने ही घर में एक अजनबी की तरह आया हो। कुछ देर बाद मोहल्ले वाले भी धीरे धीरे जाने लगे। सबके चेहरों पर दुख था, मगर साथ ही एक संतोष भी कि शायद न्याय हो गया है। लेकिन घर के अंदर कोई संतोष नहीं था, वहां सिर्फ टूटे हुए दिल थे और वह खामोशी थी जो चीखों से ज्यादा भारी होती है। राजपाल जी ने धीरे से आंखें बंद की और जैसे खुद से ही बोले कि सब कुछ खत्म हो गया। विशाल ने उनके सिर पर हाथ रखा और पहली बार उसे एहसास हुआ कि पैसा और दूरी कभी माता पिता का विकल्प नहीं हो सकते। यह एहसास उसके अंदर किसी गांव की तरह उतर गया था, जो शायद सारी जिंदगी नहीं भरेगा। राजपाल जी भी यह सोच रहे थे कि उसी पल उनके दोनों पोते आकर दाएं बाएं बैठ गए और उन्हें लगा जैसे तपती धूप से वह ठंडी छांव में आ गई हो। अब उन्हें अपनी जिंदगी गुजारने के लिए यही सारा काफी था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे आस्के की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।